Assalamu alaikum dear students. Today we'll be discussing one more interaction with you. We'll be discussing about CTS phase second test number 2 जिससे हमारा सिलेबस था atomic structure and classification of elements and periodic stream properties. So let's get away with question number 51 of your question paper. Which are the following statements is correct? इनमें से कौन सा statement है correct related to cathode rays? तो कौन सा statement correct है? Cathode rays move from anode to cathode, ये बिल्कुल गलत statement है. कैथोड रेज एनोड से कैथोड नहीं जाते हैं. दीज रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स. नहीं, ये एनोड रेज हो सकते हैं हाइड्रोजन के, लेकिन ये नहीं होगा. तो कैथोड रेज जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स के बने होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट डिस्चार्ज टू. बिल्कुल नहीं, कैथोड रेज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करते हैं. कैथोड रेज का कोई भी प्रॉपर्टी जो होगा वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है. दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये बात सही है, फोर्थ पार्ट आएगा आंसर. आइसोबार्स है, जो आइसोबार्स होते हैं, आइसोबार्स किनको बोलते हैं? जिनका सेम होता है मास नंबर. जरा इसमें देखिए क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं, दैट सेम मास नंबर. इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द सीरीज ऑफ लाइंस विच लाई इन द अल्ट्रावायलेट रीजन. यूवी रीजन में कौन से लाइंस होते हैं? तो लाइमन सीरीज आपको पता है यूवी रीजन में होता है, बॉल्मर होता है विजिबल में, पास्टन होता है आईआर में, ब्रैकेट भी होता है आईआर में. तो जो यूवी रीजन में आते हैं वो आता है बेटा लाइमन सीरीज. The wavelengths of the two radiations lambda 1 and lambda 2 are 10 nanometer and 20 nanometer respectively. The relationship between their energies E1 and E2. Relationship of energies क्या होगा? आपको ये बात पता होगा कि जो एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप होता है वो बेटा आपस में क्या होता है? इनवर्स वेवलेंथ होते हैं. तो अगर मेरे पास दो फोटॉन्स है, उनके वेवलेंथ्स दिए होंगे, आई कैन राइट देयर रिलेशनशिप लाइक दिस. आई कैन राइट E1 डिवाइड बाई E2. The energy is of two photons, it is equal to lambda 2 डिवाइड बाई लिखूंगा मैं बेटा lambda 1. तो मुझे रेशियो निकालना है, द रिलेशनशिप बिटवीन देयर एनर्जीज. आई कैन राइट E1 डिवाइड बाई E2 जो आएगा दैट्स इक्वल टू व्हाट्स lambda 2 इक्वल टू, दैट्स इक्वल टू 20 डिवाइड बाई करेंगे हम 10. तो E1 जो आएगा दैट्स इक्वल टू आएगा 2 इंटू E2. तो E1 जो आएगा दैट वुड बी ट्वाइस C2. तो E1 इज इक्वल टू ट्वाइस C2. E1 इज इक्वल टू ट्वाइस C2. थर्ड पार्ट आएगा आंसर. The maximum kinetic energy of photoelectron emitted with a light of frequency. जो photoelectron emit होगा उसकी maximum क्या होगी kinetic energy? अगर आप with a light of frequency is irradiated, तो आप जो frequency irradiate कर रहे हैं 10 raised power 6 hertz on a metal surface with threshold frequency दिया है 2 into 10 raised power 15 hertz. अब देखिए जो photoelectric effect का equation है आप लिखेंगे h nu जो होता है that's equal to h nu naught plus लिखेंगे आप बेटा kinetic energy. तो ये हो गया एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस करेंगे अब काइनेटिक एनर्जी. हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी. जरा काइनेटिक एनर्जी देखिए किसके बराबर आएगा? दैट्स इक्वल टू एच, उसके बाद आएगा न्यू माइनस न्यू नॉट. आएगा कि नहीं? देखिए एच न्यू नॉट यहाँ लाइए और एच कॉमन निकालिए, वो आएगा इक्वेशन. तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगा? एच का वैल्यू कितना होता है? 6.626 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34. ये हो गया एच का वैल्यू. न्यू का वैल्यू कितना है? 10 रेज पावर 16 आपको दिया हुआ है. 10 रेज पावर 16 माइनस कितना करेंगे? 2 इंटू 10 रेज पावर 15 वैल्यू आप माइनस करेंगे. तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा, इसको सॉल्व कर लो आप देखिए आंसर कितना आएगा. दैट वुड बी इक्वल टू 5.3 इंटू 10 रेज पावर माइनस 18 जूल. ये आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इस मेटल सरफेस से इजेक्ट होगा. तो ये आएगा बेटा इसका आंसर. देखिए विच आर द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल गिव फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी. तो फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी कौन देगा? देखो बेटा क्या है, फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी वो देगा जिन ऑर्बिट्स के बीच में या जिन शेल्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा. तो एनर्जी डिफरेंस कहाँ पे ज़्यादा होगा? आपको याद है कि अगर N1 हम लेंगे, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, और ये हमने लिया सेकेंड ऑर्बिट N2, उसके बाद हम लेंगे थर्ड ऑर्बिट दैट्स N3. इसमें देखिए हाइस्ट ऑर्बिट नंबर कितना लिखा है? 6. तो इसको मान लेंगे N4, इसको मान लेंगे बेटा N5 और इसको मान लेंगे बेटा N6. तो मान लो ये 6 ऑर्बिट्स हैं, N वैल्यू है 6. आपको बताना हाईएस्ट एनर्जी कहाँ से कहाँ रिलीज होगी. तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑर्बिट. देखो क्या है, जितना N वैल्यू बढ़ेगा उतना ऑर्बिट्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो हो जाएगा डिक्रीज. तो अगर N वैल्यू बढ़ रहा है एनर्जी डिफरेंस कम हो रहा है. यहाँ ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ उससे भी कम है. अब सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से रिलीज होगी? एक तो लिखा है 3 से 2, 3 से 2, 3 से 2 इतनी एनर्जी होगी. देखते हैं आगे 4 से 3, 4 से 3 इससे थोड़ा
3 से 2 ज़्यादा एनर्जी, लेकिन 4 से 3 उससे भी कम एनर्जी। 3 से 1, दिस लुक्स बिट कन्विंसिंग कि अगर 3 से 1 अगर ये जाएगा फोटोन तो एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। 6 से 5, अब देखिए 6 से 5 इतनी छोटी एनर्जी, उसके बाद लिखा था 3 से 2 कम एनर्जी, उसके बाद लिखा 4 से 3, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा N3 से कहाँ तक, N1 तक। तो ये आ गया इसका आंसर। IUPAC ऑफिशियल नेम ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 101, अगर एटॉमिक नंबर 101 होगा तो आप क्या लिखेंगे IUPAC नेम। देखो IUPAC नेम में आप याद रखेंगे जो 101 होता है वो किसका होता है, वो होता है बेटा मेंडलीवियम का आंसर होता है। मेंडलीवियम जो होता है 100 होता है फर्मियम, और 101 जो होता है वो मेंडलीवियम का नाम होता है। 101 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट मेंडलीवियम। आपको क्या करना, 100 से लेके 101 से लेके 108 तक एलिमेंट्स आप याद रखेंगे, आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। तो मेंडलीवियम इज फॉर 101। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करना है, स्टेटमेंट 1 लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, इसने लिखा है डज नॉट डिपेंड ऑन, तो ये स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात सही लिखी है। जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन आएगा और इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, टाइम लैग इज 0, तो टाइम लैग 0 रहेगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड है करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। इन द मॉडर्न पीरियड टेबल द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 33 बिलोंग्स टू, जो एटॉमिक नंबर 33 है वो किसको बिलोंग करेगा, जरा 33 एटॉमिक नंबर लीजिए आप। 33 इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, पहले हम एर्गन लेंगे, वो हो गया 3d6, हो गया 3p6 तक। 3p के बाद आएगा बेटा 3d, 3d के बाद आएगा 4s, 4s के बाद लेते हैं 4p, 4p के बाद 4d में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, बहुत दूर है। तो बता यहाँ तक एर्गन तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18, उसके बाद d में आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 4s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, हो गए यहाँ तक 18 और 2 हो गए 20, 10 हो गए 30। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3 वो जाएंगे p में। तो ये जो एलिमेंट होगा ये होना चाहिए p ब्लॉक एलिमेंट। अब जो p ब्लॉक एलिमेंट होगा हमें इसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर ढूंढना है। इसका पीरियड नंबर जो होगा वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल। वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल क्या है 4, तो पीरियड आएगा इसका 4। और इसका जो ग्रुप नंबर आएगा, ग्रुप नंबर p ब्लॉक एलिमेंट्स का किसके बराबर होता है 10 प्लस ns प्लस np इलेक्ट्रॉन्स, वही होता है बेटा। तो अब देखिए 10 प्लस, अब देखिए ns में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए वैलेंस शेल क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो ये आएगा ग्रुप नंबर 15 में। तो इसका पीरियड नंबर 4 होगा और ग्रुप नंबर होगा 15। पीरियड नंबर 4 ग्रुप नंबर 15, पीरियड नंबर 4 ग्रुप नंबर 15। दिस मस्ट बी इट्स आंसर। देखिए क्या, विच आर द फॉलोइंग हैज अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनमें से किसका वैल्यू होगा पॉजिटिव वैल्यू, किसका बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अब देखिए जो इसमें नोबल गैस है नियॉन, जरा नियॉन देखिए, जो नोबल गैस होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन ऐड करना नहीं चाहते हैं, तो इसमें सीधे आंसर आएगा बेटा नियॉन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगी ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.2 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, कितना लिखा बेटा वेलोसिटी, दैट्स 20 मीटर पर सेकंड। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, तो ये आपका बनेगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो लैम्डा किसके बराबर आएगा, h का वैल्यू कितना आएगा 6.626 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34। आपको मास दिया हुआ है शायद ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.02 kg, और आपको इसका वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी कितना दिया है वो दिया है 20 के बराबर। सो इफ यू सॉल्व दिस लैम्डा फॉर द वेवलेंथ, तो आप इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर द वेवलेंथ ऑफ द जो ये बॉल दिया है, तो उसका वैल्यू जो आएगा दैट वुड बी 1.65 इंटू 10 रेज पावर माइनस 33 मीटर। सारे SI यूनिट्स हैं, तो ये आपका आंसर आएगा इसमें। बस ऐसे आपको सॉल्व करना है, तो इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट। देखिए द टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज गिवन बाय, जो रेडियल नोड्स होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, तो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। रेडियल नोड्स जो होते हैं, रेडियल नोड्स उनका फॉर्मूला होता है बेटा n-l-1, ये होता है रेडियल नोड्स का फॉर्मूला। अगर आपको याद होगा प्लानर नोड्स जो होते हैं उसका वैल्यू जो होता है दैट्स इक्वल टू n। अगर आपको निकालना होगा टोटल नोड्स, तो टोटल नोड्स का फॉर्मूला है बेटा n-1। अब हमें कौन से नोड्स निकालने हैं, रेडियल नोड्स, फॉर्मूला आएगा n-l-1, n-l-1। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग मैक्सिमम वेवलेंथ अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है, और मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, अब टेक्स्ट बुक से देख लेना कि जो सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होगा वो किनका होगा बेटा, रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ होगा दैट वुड बी मैक्सिमम। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। देखिए इन द पीरियोडिक टेबल द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जनरली, जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो जनरली क्या हो जाता है, जरा पीरियोडिक टेबल आप याद दिलाइए बेटा। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा, जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो जाता है इंक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट जाने से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे
तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटलिक कैरेक्टर जो होता है वो हो जाता है डिक्रीज। अब देखिए आप ऑप्शंस में कहीं पे अगर ऐसा मिलेगा तो आंसर होगा। तो क्या लिखा है, इंक्रीज अलोंग द पीरियड एज वेल एज डाउन द ग्रुप नहीं है, डिक्रीज अलोंग द पीरियड एज वेल एज डाउन द ग्रुप नहीं है, डिक्रीज अलोंग द पीरियड नहीं, इंक्रीज अलोंग द पीरियड एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट, और डाउन द ग्रुप जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। देखिए बोर्स थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, बोर्स थ्योरी जो होती है वो एप्लीकेबल होती है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनमें से देखिए किस में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एप्लीकेबल है। लिथियम +2 में एक इलेक्ट्रॉन इसमें लगेगा, हीलियम +1 में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक निकाला है। बेरिलियम +3 में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरिलियम में 4 में से आपने 3 निकाले, एक बचा है, तो इस पर भी एप्लीकेबल है, इस पर भी एप्लीकेबल है, इस पर भी एप्लीकेबल है। H+1 में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें बोहर थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल इज इक्वल टू, तो p ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, √L × L+1 और हम लिखते हैं h/2π, ये बनेगा इक्वेशन। जरा बताइए बेटा फॉर p इलेक्ट्रॉन, अगर p इलेक्ट्रॉन होगा, p इलेक्ट्रॉन का जो L वैल्यू होता है बताओ कितना होता है, L वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो आएगा उस वैल्यू मस्ट बी दैट वुड बी √1 × 1+1 आएगा कि नहीं, इंटू h/2π। जरा देखिए √L × 1+1, 1+1 आएगा 2, दैट वुड बी √2h/2π, और √2h/2π को आप ऐसे लिख सकते हैं, √2h/2π को आप h क्रॉस h बार लिख सकते हैं, तो ये आएगा इसका आंसर। तो अब देखिए ऑप्शन में जो आंसर आएगा √2h h/2 0 √3h। देखो क्या बेटा, ये वाला जो h है ना इसमें होना चाहिए, इट शुड बी एक्चुअली ये वाला h जो होना चाहिए इसमें एक लाइन लगा होगा उसे h बार, और इसका रूट नहीं होगा, ये रूट के बाहर रहेगा, तो इसका यही आंसर होना चाहिए। तो ये बनेगा √2h बार, और यहाँ पे भी होगा ये h बार होगा, और यहाँ पे भी होगा बेटा ये h बार। देखिए द आयन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा आयन होगा जिसमें होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जरा मैग्नीज ले लो बेटा, मैग्नीज Mn+2 लेंगे। Mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s2, तो हम लिखेंगे 3d5 4s0 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड, इसमें जो इस वाले में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे वो होंगे 5, क्योंकि डी में 5 है तो 5 अनपेयर्ड। Zn+2 ले लो। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 3d10 4s2, तो 3d10 लेंगे 4s0 लेंगे, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, n इज इक्वल टू 0। थर्ड वाला ऑप्शन लीजिए Fe+2। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2, 3d6 आएगा 4s0 आएगा। अगर आप 5 ऑर्बिटल देखेंगे, 5 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 4 रहेंगे अनपेयर्ड, तो n वैल्यू आएगा इक्वल टू 4। जरा उसके बाद देखिए Cu+2, Cu+2 जो होगा बेटा, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1, होता है कि नहीं, 3d10 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, s में से एक निकलेगा, इसमें से एक निकलेगा, तो यहाँ पे आएगा 4s0। इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 1, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे Mn में, इसलिए जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा Mn+2। द एम्फोटेरिक ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग इज, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड होता है, आपको पता ही है एसिडिक ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड जो होता है ये एक बेसिक ऑक्साइड होता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड होता है। अब देखिए जो Al2O3 होता है इट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और इसमें और एक भी याद रखेंगे आप बेटा, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इज आल्सो एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ये ऐसे याद रखेंगे Al2O3। देखिए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स इज, ये जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं इनका पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल टू द न्यूक्लियस, तो सबसे न्यूक्लियस के करीब कौन सा ऑर्बिटल होता है, s, उसके बाद p, उसके बाद d, उसके बाद f, तो पेनिट्रेशन पावर जो होगा वो s का ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद p आएगा, फिर उसके बाद d, उसके बाद f, तो यहाँ पे आएगा s, p, d, f, ये आएगा पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्जर्व्ड, स्पेक्ट्रल लाइन्स कितने आएंगे, मैक्सिमम लिखा है, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन को आना है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन लेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट से, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 4, कहाँ तक आना है इलेक्ट्रॉन को, ग्राउंड स्टेट तक, ग्राउंड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 1, तो इलेक्ट्रॉन जब 4 से कहाँ तक आएगा 1 तक, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कितने होंगे, उसका फॉर्मूला है n × n-1/2। जरा बताइए कहाँ से आ रहा है, 4 से आ रहा है, तो हम लिखेंगे 4 × 4-1/2, वो आएगा 4 × 3/2 विच इज इक्वल टू 12/2, वो आएगा 12/2, और 12/2 कितना आएगा
दैट मस्ट बी इक्वल टू 6। तो 6 आएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अगर ग्राउंड स्टेट तक आएगा तो 6 आएगा बेटा इसका। देखिए क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग आयन इज ऑफ लार्जेस्ट साइज, इनमें से कौन सा आयन होगा जिसका सबसे लार्जेस्ट साइज होगा? सोडियम +1, मैग्नीशियम +1, F-1 और N-3। अब देखिए ये जो 4 स्पीशीज है ना, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होगा, मैं पहले लूंगा बेटा, देखो क्या, आई विल टेक N-3, उसके बाद में लूंगा F-1, उसके बाद लेंगे Na+1 और उसके बाद लेंगे हम Mg+2। इनमें से क्या बताना है, लार्जेस्ट साइज। देखो बेटा ये वाले जो स्पीशीज है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में याद रखना जितना ज़ड वैल्यू बढ़ेगा, देखो क्या है, इसका ज़ड वैल्यू है 7, इसका ज़ड वैल्यू है 9, इसका 11, इसका है 12। अगर ज़ड वैल्यू बढ़ेगा साइज का वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ज़ड वैल्यू ज़्यादा, साइज कम हो जाएगा। इनमें सबसे छोटा साइज जो होगा वो Mg+2 का होगा, वो सबसे बड़ा साइज जो होगा वो होगा N-3 का। तो N-3 जो होगा उसका होगा लार्जेस्ट साइज। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, अगर अनसर्टेनिटी इन पोजिशन और मोमेंटम क्या होंगे आपस में, इक्वल, देन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज, जरा बताइए बेटा, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन डेल एक्स और डेल पी जो होगा दैट्स इक्वल टू h/4 अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल। अब हमने लिखा है क्या, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम वो सेम होंगे, तो देन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज, जरा बताओ, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मोमेंटम सेम है तो डेल एक्स किसके बराबर आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू डेल पी। तो मैं एक ही जगह निकालूंगा, मुझे निकालना अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, आई विल राइट डेल पी इंटू डेल पी, क्योंकि दोनों बराबर है, दैट वुड बी इक्वल टू h/4। सो व्हाट वुड बी इक्वल टू डेल पी स्क्वायर जो आएगा दैट वुड बी इक्वल टू h/4। तो देखिए डेल पी किसके बराबर आएगा, डेल पी इज इक्वल टू रूट ऑफ h/4 आएगा वही। तो अब देखिए डेल पी किसके बराबर आएगा, डेल पी इज इक्वल रूट स्क्वायर के साथ 2 स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, बाहर आएगा 1/2, अंदर बचेगा बेटा h/π। तो ये आएगा डेल पी का आंसर। सी इफ देयर इज एन ऑप्शन लाइक दिस, सो वी मे गो विद द आंसर। सो 1/2 h/π फर्स्ट पार्ट शुड बी द आंसर। देखिए क्या लिखा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन एटम इज, बड़े मजेदार सवाल है। हाइड्रोजन में क्या होगा करेक्ट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, हाइड्रोजन में याद रखना बेटा वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए क्या होगा बेटा, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी, या मैं पहले ही लिखूंगा फॉर हाइड्रोजन। फॉर हाइड्रोजन के लिए याद रखना बेटा, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए क्या याद रखेंगे, अगर एन वैल्यू सेम होगा, एन वैल्यू जिनका सेम होगा, एन वैल्यू सेम एनर्जी सेम, एन वैल्यू सेम तो एनर्जी भी क्या होगी सेम, देखा। तो उसके बाद याद रखेंगे एनर्जी जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी एन वैल्यू के, एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किस वैल्यू के, एन वैल्यू पे। इन पे n+l रूल आपको नहीं अप्लाई करना है, तो वो आएगा एन वैल्यू के प्रोपोर्शनल। अब देखिए आप 3s 3p और 3d इन तीनों की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी, 3s 3p 3d, क्यों, क्योंकि इनका एन वैल्यू सेम है, एनर्जी सेम होगी। इसने बताया 3s की एनर्जी कम है, नहीं चलेगा। 3s 3p गलत लिखा है यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए 3s 3p और 3d की एनर्जी सेम है, ये तो ठीक लिखा है, लेकिन इनकी एनर्जी ज़्यादा दिखाई है 4s से, नहीं। 3 जिनका प्रिंसिपल काउंट नंबर 3 होगा उनकी एनर्जी कम होगी और ज़्यादा होगी जिसका प्रिंसिपल काउंट नंबर 4 होगा। तो अब देखिए ये वाला ऑप्शन 3s 3p और 3d की एनर्जी क्या होगी, कम, लेस देन होगी 4s से, वो बात सही है, और इन तीन की आपस में बराबर होगी क्योंकि इनका एन वैल्यू क्या है, एन वैल्यू सेम। देखिए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, हेलोजेंस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, तो करेक्ट ऑर्डर याद रखना, एक है फ्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ब्रोमीन और फोर्थ है आयोडीन। अगर आप देखेंगे इन 4 एलिमेंट्स में से जो क्लोरीन है, एनसीईआरटी पे आप डेटा चेक कर सकते हैं कि Cl जो होता है उसका होता है मोस्ट नेगेटिव, इन 4 में से मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी तो एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर आप एफिनिटी देखेंगे, एफिनिटी भी इसी की होगी मैक्सिमम, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो इसी क्लोरीन की क्या होगी बेटा, मैक्सिमम। इसका वैल्यू होता है -349, इसका वैल्यू होता है -328, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी मैक्सिमम। तो पहले क्लोरीन आएगा, उसके बाद फ्लोरीन आएगा, उसके बाद ब्रोमीन आएगा और लास्ट में क्या आएगा, आयोडीन। ये बनेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। तो ऑप्शंस में देखिए अगर कोई ऑप्शन मैच करेगा, क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन, थर्ड ऑप्शन आएगा बेटा इसका आंसर। देखिए द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन ड्यूटेरियम इज, ड्यूटेरियम जो होता है हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, इसको हम कहते हैं H21। आपको बताना है इसमें जो प्रोटॉन्स और किन का सम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जरा देखिए न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें, न्यूट्रॉन होंगे 2 - 1, 2 - 1 हो गया 1। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे बेटा, प्रोटॉन होंगे इक्वल टू 1, और 1 + 1 कितने हो गए, इसमें होगा आंसर दैट्स इक्वल टू 2। तो सम जो होगा इनका दैट वुड बी इक्वल टू 2, फर्स्ट पार्ट आएगा।
76 देखिए क्या लिखा है, इन फोटोइलेक्ट्रिक फैक्ट्री थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर होगा, एक इक्वेशन बेस्ड सवाल है, जैसे लग ही रहा है कि प्लस माइनस लिखा हुआ है। तो देखिए अब बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी, आपको पता है कि जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होती है जिसको आप लिखते हैं बेटा किसके बराबर, एच न्यू, वो किसके बराबर होगा, दैट वुड बी एच न्यू नॉट प्लस होगा बेटा काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या निकालना है, द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू, तो एच न्यू नॉट जो होगा, एच न्यू नॉट जो होगा वो किसके बराबर आएगा, एच न्यू माइनस आएगा बेटा काइनेटिक एनर्जी, आएगा क्या नहीं। तो एच न्यू क्या हो गया, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, तो ये स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी होगी ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट जो होगा ये स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी है, और माइनस करना है कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वी विल गेट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अब देखिए ऑप्शंस में अगर है कोई, तो देखिए क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, वो बात तो सही नहीं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन नहीं, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, तो जो स्ट्राइकिंग फोटोन है उसमें से काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दो, बाकी जो एनर्जी होगी दैट वुड बी द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल विच वी कॉल एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इफ फॉर ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, आपको आपके पास एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल दिया, उसका डेल एक्स कितना दिया है, डेल एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स डेल पी, डेल एक्स है 4 टाइम्स डेल पी के बराबर, देन अनसर्टेनिटी इन इट्स लीनियर मोमेंटम, इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा उसमें अनसर्टेनिटी क्या होगी, अनसर्टेनिटी मीन्स डेल पी का वैल्यू आपको देखना है। सो वी राइट डेल एक्स इंटू डेल पी जो होगा दैट इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के बराबर। ठीक है, अब देखिए क्या, डेल एक्स के बदले हम क्या लिखेंगे, 4 डेल पी, 4 डेल पी और अपना ही एक डेल पी है, दैट वुड बी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। जरा आप देखिए क्या आएगा, 4 डेल पी स्क्वायर, 4 डेल पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई के बराबर। जरा डेल पी स्क्वायर बताइए किसके बराबर आएगा, डेल पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई, ये 4 यहाँ डिवाइड कर दो, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, दैट वुड बी इक्वल टू 16 पाई। तो डेल पी किसके बराबर आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू रूट ऑफ एच डिवाइड बाई 16 पाई। तो रूट ऑफ 16 अगर आप निकालेंगे दैट वुड बी 4, तो यहाँ से निकलेगा 1/4, बाहर h बाई पाई वहाँ पे रहेगा। See if there is an answer like that, so mark is that correct answer, 1/4 root of h by pi, 1/4 root of h by pi. Number of electrons in nitrogen atom for which azimuthal quantum number L is equal to 1. आपको नाइट्रोजन एटम में देखना है ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका azimuthal quantum number कितना होगा, वो होगा किसके बराबर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। जरा नाइट्रोजन बताए इसका एटॉम नंबर कितना है 7, व्हाट्स इट्स कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 1s2 2s2, उसके बाद क्या आएगा 2p3 आएगा, ये हो गया नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन। जरा इनमें से देखिए जो 2p3 है इस p का ही l वैल्यू 1 है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो टोटल कितने हैं 3, सो इसका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए 3, तो सेकंड पार्ट आएगा बेटा इसका। देखिए द टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल फॉर D4 कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपके पास D4 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने होंगे। ज़रा D4 देखिए आप बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल आपके पास 4, अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के कितने एक्सचेंज होंगे, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर आप निकालोगे दैट्स इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज ही है, मतलब दे आर द सेम स्पिन, तो 4 इंटू कितना लिखेंगे 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6 एक्सचेंज, तो वो टोटल आंसर जो आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 6, थर्ड पार्ट आएगा इसका आंसर। देखिए पेयर ऑफ आइसोटोनिक स्पीशीज, आइसोटोनिक स्पीशीज किनको कहते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इनका जो a माइनस जेड वैल्यू होगा वो सेम होगा, मतलब डिफरेंस वुड बी सेम। जरा a माइनस जेड देखिए 40 माइनस 18 इज 22, 40 माइनस 20 इज 20, पहला तो नहीं है। दूसरा 14 माइनस 7 हो गया 6, 13 14 माइनस 7 हो गया 7, 13 माइनस 6 भी हो गया 7, तो सेकंड पार्ट इसका आंसर होना चाहिए, इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, a और z का जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी सिमिलर। सो अगर आप देखेंगे 14 माइनस 7 दैट इज 7, 13 माइनस 6 भी हो गया 7, तो इसमें बनेगा ये आइसोटोनिक स्पीशी। देखिए क्या द डी ब्रॉगली वेवलेंथ के साथ में पार्टिकल इज करेक्टली रिलेटेड विद इट्स लीनियर मोमेंटम। डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो लीनियर मोमेंटम का जो करेक्ट रिलेशनशिप है वो पहला ही ऑप्शन है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। देखिए इफ रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस जो है ना उसका जो थर्ड ऑर्बिट है उसका रेडियस आपको दिया x एंगस्ट्रॉम, ठीक। देन द रेडियस ऑफ सेम ऑर्बिट ऑफ Li+2, सेम ऑर्बिट मींस n वैल्यू सेम होगा, अगर n वैल्यू सेम होगा तो किसका मुझे निकालना है, लिथियम +2, तो मैं निकालूंगा रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ किसका बेटा Li+2, इसको मैं डिवाइड करूंगा रेडियस ऑफ कौन सा ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट ऑफ He+2। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए रेडियो और अगर आपको याद होगा ना z का रिलेशनशिप, जरा आपको ये इक्वेशन याद है, r इज इक्वल टू 0.529
इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई z एंगस्ट्रॉम, वही आएगा यूनिट। देखिए ये तो इक्वेशन बनेगा। और देखिए एन वैल्यू दोनों का सेम है, 0.529 भी सेम है, तो ये कटेगा, z बचेगा। रेडियस और z का रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं z ऑफ हीलियम और यहाँ पे लिखूंगा मैं z ऑफ लिथियम। जरा बताइए रेडियस ऑफ मुझे निकालना है, R3 मुझे निकालना है किसका बेटा, Li+2 का। R3 Li+2 डिवाइड बाई R3 ऑफ He प्लस, वो दिया x के बराबर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x, दैट्स इक्वल हीलियम का कितना वैल्यू है, z वैल्यू 2 और लिथियम का कितना है 3। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे वी राइट R3 ऑफ लिथियम जो आएगा Li+2 दैट मस्ट बी इक्वल टू, ये x डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाई होगा, इट्स इक्वल टू 2x/3। तो 2x/3 शुड बी द आंसर। तो 2x/3 मीन्स फोर्थ ऑप्शन आएगा इसका आंसर 2x/3। देखिए सिंबल ऑफ एलिमेंट विथ एटॉम नंबर 6, जो एटॉम नंबर 6 होगा इसका सिंबल क्या होगा, और 6 एटॉम नंबर का मतलब ही है बेटा 106, तो इसका सिंबल क्या होगा, ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा अन, और ये क्या बनेगा नील, आएगा एन, और ये आएगा एच, अन नील हेक्सियम, तो UNH आएगा इसका सिंबल, UNH इज इट सिंबल। देखिए क्या लिखा है, द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय एजिमुथल क्वांटम नंबर, सिंपल आंसर। टेक्स्ट बुक रीड कर लेना, एक सिंपल लाइन लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है कि एजिमुथल क्वांटम नंबर से आप क्या निकाल सकते हैं, 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एनर्जी, रेडियस निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ओरिएंटेशन, उस पेन से आप शेप तो पॉसिबल नहीं है, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर आएगा इसका आंसर। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, अब टेक्स्ट अगर आप पढ़ेंगे आपको टेक्स्ट से ये तो सीधे मिलेगा, टेक्स्ट पे लिखा हुआ है ये कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका ये पार्ट आएगा बेटा आंसर, ये वाला पार्ट, इसको ज़बानी याद रखना है कि n-2 होगा, तो n-2 होगा, n-2 f 1 to 14, 1 to 14 आएगा, और n-1 आएगा d 0 to 1, और उसके बाद आएगा NS2, ये बनेगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये आएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है F14, ये तो गलत है, 0 to 1 वो भी गलत है, वहाँ पे n+1 लिखा है, n+1 कहाँ होगा, माइनस में ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे D में लिखा है 1 to 10, D में किसी डी एफ ब्लॉक एलिमेंट में D में 10 इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, n-1 D में, तो ये गलत होगा, तो थर्ड पार्ट आएगा इसका आंसर। तो वहाँ पे डी ब्लॉक का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, एफ ब्लॉक का भी, एस का भी, पी का भी, जो पीरियोडिसिटी चैप्टर है उसमें आप पढ़ लेना बेटा इसको। इफ द सक्सेसिव, अब क्या लिखा है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ मेटल, एक मेटल है उसके सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज दिया है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन कौन सा दिया है, एक मेटल दिया, उसका I1 वैल्यू दिया है, उसका I2 वैल्यू दिया है, और उसका शायद I3 वैल्यू भी दिया है, 3 I वैल्यूज़ दिए। पहला I वैल्यू कितना दिया है x, दूसरा दिया है 3x, लेकिन तीसरा दिया है 30x। अब देखो क्या है, इसका मतलब ये हुआ बेटा, देखो क्या, पहला आयनाइजेशन एनर्जी x है, फिर एनफ x है, दूसरा 3 टाइम्स बढ़ गया क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकाला दूसरे का ज़्यादा होगा, लेकिन जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे इट इज़, ये जो इंक्रीज हो रहा है 10 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है सेकंड से, फर्स्ट से ये 30 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो जो थर्ड वाला होगा ये हाई है, ये वाला इसका हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तो ये बहुत हाई है। अगर ये बहुत हाई होगा ना आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसकी नॉर्मल वैलेंसी शुड बी 2, अगर नॉर्मल वैलेंसी 2 होगी देन द फॉर्मूला ऑफ इट्स मेटल हैलाइड, जो इसका मेटल हैलाइड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट मस्ट बी MX2। इसका मेटल हैलाइड का फॉर्मूला क्या बनना चाहे, MX2। देखिए ऑप्शन इसमें लिखा है, फोर्थ पार्ट लिखा है, MX2 आएगा बेटा इसका आंसर। देखिए अमंग द फॉलोइंग लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑफ, इनमें से कौन सा है सबसे लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो होगी, देखिए बेरिलियम मैग्नीशियम तो ग्रुप सेकंड के है, ग्रुप फर्स्ट का है लिथियम एंड सोडियम, और लिथियम और सोडियम में से लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो सबसे कम होगी, क्योंकि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है, और ये पीरियड सेकंड के होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। लिथियम और सोडियम में लिथियम ऊपर आएगा, सोडियम नीचे आएगा, तो सोडियम का वैल्यू सबसे कम होगा। देखिए प्रॉपर्टी वी जनरली इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप इन पीरियड टेबल, जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे पीरियड टेबल में, इफ़ यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू जनरली इंक्रीज होता है, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं वो पहले देख लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज जनरल में, नॉन मेटेलिक बिहेवियर जो होगा वो यूजुअली क्या होगा बेटा, नॉन मेटेलिक बिहेवियर जो होता है इसमें लिखा है इंक्रीज, नॉन मेटेलिक बिहेवियर इंक्रीज नहीं होता, वो डिक्रीज होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो बढ़ कौन रहा है, जनरली इंक्रीज, मतलब नॉट ऑलवेज इट इंक्रीज, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो वो उसका आंसर आएगा रेडियस। तो जो ऑप्शंस हमें दिए ऑप्शंस के हिसाब से उसका आंसर आना चाहिए बेटा, एटॉमिक रेडियस आएगा बेटा इसका आंसर। पेयर ऑफ एलिमेंट्स विच डू नॉट हैव डायगोनल रिलेशनशिप, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका डायगोनल रिलेशनशिप नहीं होता है,
तो किस किस का डायगोनल रिलेशन, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ होता है डायगोनल रिलेशनशिप, बेरिलियम का अल्युमिनियम के साथ होता है, बोरॉन सिलिकॉन के साथ दिखाता है, लेकिन सोडियम कैल्शियम का डायगोनल रिलेशनशिप नहीं होता है। ये आएगा बेटा इसका आंसर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है आप देखिए ग्रुप 16 होता है, ग्रुप 16 इज ऑक्सीजन फैमिली, उससे एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम है, और उसमें टिलेरियम है और प्लोनियम भी एक एलिमेंट है। आपको निकालना करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी। इसमें जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, टेक्स्ट से आप ऑर्डर रीड कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट के वैल्यू दीज हैं तो हम वैल्यू के बिना ही बताएंगे क्या करना है। देखो क्या सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो पीरियड थर्ड वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा नेगेटिव होती है देन पीरियड सेकंड एलिमेंट्स। मतलब जो पहला एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी सेकंड वाले की होती है, क्योंकि पहले वाले का साइज छोटा होता है। तो सेकंड वाले का तो सबसे पहला पार्ट आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा सल्फर, सल्फर के बाद याद रखना सल्फर के बाद इसमें आएगा सेलेनियम डेटा के हिसाब से, उसके बाद टेलीरियम आएगा और लास्ट में आएगा ऑक्सीजन। ये याद रखना, ये आप एनसीईआरटी का डेटा से अब रिलेट कर लेना तो आपको आंसर ये आएगा। ग्रुप 16 में जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज है, उन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज का जो ऑर्डर आएगा दिस वुड बी द ऑर्डर। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 बेटा इसमें आएगा, ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द आंसर। सल्फर, फिर आएगा सेलेनियम, फिर टेलीरियम और फिर उसके बाद आएगा ऑक्सीजन। दिस इज अ डेटा बेस्ड क्वेश्चन चेक फ्रॉम एनसीईआरटी डेटा, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी डेटा है, एनसीईआरटी डेटा से आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ K प्लस। K प्लस को आपको इलेक्ट्रॉन देना है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेक करनी है। इफ I1 ऑफ K इज 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो क्या बेटा इसका, आपने पोटेशियम ले लिया, पोटेशियम में से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और बन गया K+1, ठीक है। इसमें एनर्जी लग गई, कितनी एनर्जी लगी उसको बोलेंगे I1। वो I1 का वैल्यू कितना दिया, जरा बताइए कितना दिया, 4.3। तो ये दिया प्लस कितना, 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ K+1। जरा मुझे बेटा आप समझाओ, मैंने K को बनाया K+1, मैंने क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ी, लेकिन अगर मैं इस K+ को वापस वो इलेक्ट्रॉन दूंगा और वापस लाऊंगा K में, तब वापस आने पे जो इसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो तो बिल्कुल उसका रिवर्स होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू -4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन निकालते समय इससे एनर्जी एब्जॉर्ब की और इलेक्ट्रॉन जब उसको वापस देंगे तो ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज उतनी ही बराबर रिलीज करेगा। तो ये -4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज। तो बिल्कुल आएगा आंसर माइनस इलेक्ट्रॉन। ये जो -4.3 है ना बेटा, ये वाला वैल्यू याद रखना, ये K+ का है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, याद रखना K+ का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा -4.3। जो न्यूट्रल एटम का आयनाइजेशन एनर्जी होता है ना, वो उसके कैटायन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, लेकिन साइन रिवर्स करके। देखिए द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ था पास्चन सीरीज इज, पास्चन सीरीज का सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब आप याद दिला दो बेटा, लाइमन पहला सीरीज, फिर बॉल्मर, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर फंड सीरीज। अब आप देखो लाइमन जो, अब कौन सा सीरीज लेना है आपको बेटा, पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज मीन्स इलेक्ट्रॉन आना चाहिए 3 तक, क्या आना चाहिए 3 तक। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से 3 तक आना चाहिए, आपको लिखा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीन शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी। शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी कब आएगी, जब इलेक्ट्रॉन 4 से कहाँ पे आएगा, 3 पे। तो इलेक्ट्रॉन आना चाहिए n = 4 से लेके कहाँ तक, n = 3 तक। इलेक्ट्रॉन n = 4 पे होगा और गिरेगा n = 3 पर। तो उसके बाद आपको जो वेवलेंथ निकालनी है वो आपको निकालना है। तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे बेटा ये वाला फॉर्मूला, V bar = RH, याद है बेटा फॉर्मूला, 1/n1² - 1/n2² और इनटू क्या करेंगे इसको Z²। जरा बताइए V बार किसके बराबर आएगा, RH ऐसे रहने दो क्योंकि हर एक में R ऐसे ही रखा है। तो 1/n1², n1² कितना बनेगा, 1/3²। याद रखना बेटा, अब 1 एक्चुअल में 4 लेना था, फिर 3 लेना था, तो फिर आपको लास्ट में साइन का थोड़ा टेंशन होगा, तो इसलिए आप 1/3² लेना, माइनस करेंगे 1/4² और Z का वैल्यू कितना होगा, लिथियम का Z वैल्यू होगा 3², ठीक है। तो V बार आएगा बराबर दैट्स इक्वल टू RH। जरा यहाँ पे डिफरेंस निकालिए, 4² हो गया 16, 3² हो गया 9, 16 में से 9 आएगा तो 7 आएगा, डिवाइड बाई ये कितना आएगा 16 × 9 दैट इज 144 और इंटू कितना आएगा, इंटू आएगा 9। तो मैं लिखूंगा V बार इज इक्वल टू RH 9 और 144 को कैंसिल करो दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 16। कितना आएगा वो बेटा, 7 डिवाइड बाई 16 आएगा। तो 7 डिवाइड बाई 16 आएगा V बार। आपको पता है V बार इज इक्वल टू लैम्डा किसके बराबर होता है, आपको याद है ना बेटा, लैम्डा किसके बराबर होता है, V बार इज इक्वल टू 1/λ। तो मैं लिख सकता हूँ 1/λ जो आएगा दैट इज इक्वल टू 7/16 RH, होगा कि नहीं।
तो ये बनेगा 7/16 RH। जरा आप देखिए लैम्डा किसके बराबर आएगा, लैम्डा जो आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 16/7 RH। लैम्डा कितना आएगा बेटा 16/7 RH, तो वो आएगा 16/7 RH। आप देखिए ऑप्शन 2 जो दिया है दैट्स इक्वल टू 16/7 RH। ऑप्शन 2 इसका आंसर आएगा लैम्डा, क्योंकि आपने वी बार निकाला दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, तो इनवर्स ऑफ वेवलेंथ वुड बी 7/16 RH। देखिए A golf ball has a mass of 40 ग्राम, उसका मास कितना बेटा 40 ग्राम एंड a speed of 45 मीटर पर सेकंड, ठीक है। The speed can be measured with accuracy of 2%, then the uncertainty in the position is। आपको एक गोल्फ बॉल दिया, उसका मास दिया 40 ग्राम, स्पीड दिया 45 मीटर पर सेकंड, आप स्पीड को मेजर कर रहे हैं विथ एन एक्यूरेसी ऑफ कितना परसेंट 2%। आपको क्या निकालना है, देन द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैसे निकालोगे, जरा आपको याद होगा ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है बिल्कुल। आप देखिए अनसर्टेनिटी इन आपको किस में दिया, अनसर्टेनिटी इन स्पीड कैन बी, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, जरा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आप बताओ किसके बराबर आएगा, वो आएगा 2% ऑफ किसका 2% 45। 2% ऑफ 45 कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 100 इंटू 45, तो वो आएगा बेटा किसके बराबर 2 डिवाइड बाई 100 इंटू 45 आएगा 100 इंटू 45 दैट्स इक्वल टू 90/100। तो 90/100 कितना आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 0.9। 0.9 जो आएगा वैल्यू दैट वुड बी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। हो गया अनसर्टेनिटी वेलोसिटी। हमें क्या निकालना, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। सो व्हाट इफ वी राइट डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू h/4 आएगा वही डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू h/4। हमें क्या निकालना, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दैट इज डेल एक्स। तो अगर मुझे डेल एक्स निकालना होगा आई विल राइट इज इक्वल टू h डिवाइड बाई 4 डेल पी। 4 क्या निकालेंगे डेल पी। जरा देखिए आंसर क्या आएगा, डेल एक्स जो आएगा दैट्स इक्वल टू h डिवाइड बाई 4 बताओ डेल p किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू मास इंटू डेल v। तो देखिए डेल x जो आएगा दैट्स इक्वल टू h आएगा 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड क्या कर लेंगे हम 4 इंटू 3.14 इंटू मास कितना है उसका 40 ग्राम। 40 ग्राम को आपको किलोग्राम में बदलना है, तो आप लिखेंगे 40 इंटू 10⁻³ क्योंकि ऐसा यूनिट चाहिए, और इंटू निकालेंगे आप डेल वी कितना आया था 0.9। इफ यू सॉल्व दिस डेल एक्स यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये आएगा बेटा इसका डेल एक्स का आंसर। टेक्स्ट बुक चेक कर लेना, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है ये, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है टेक्स्ट का, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है टेक्स्ट का। देखिए क्या लिखा, अल्युमिनियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद, अभी भी हमने शायद बोला एक बार, ये बेरिलियम के साथ दिखाता है अल्युमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप। देखिए क्या बेटा, हम लेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम, ये हो गया ग्रुप 2 एलिमेंट। जरा आप ग्रुप 2 के बाद देखिए आप बेटा ग्रुप 13। ग्रुप 13 क्या होता है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और क्या आएगा बेटा, और आएगा थैलियम। और देखो क्या रिलेशनशिप दिखाएगा, बेरिलियम जो होगा वो डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है एल्युमिनियम के साथ, बस सिंपल है। तो एल्युमिनियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद बेरिलियम। क्या लिखा है क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। पहले क्या लिखा है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पोटेशियम की ज़्यादा है, सोडियम की ज़्यादा है और लिथियम की ज़्यादा है। ये बात तो सही लिखा है, हमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री, मतलब हमें वो आंसर ढूंढना है जो गलत है, तो ये वाला आंसर गलत नहीं है, ठीक है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने अभी लिखा, पहले अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन में किया था कि सल्फर का ज़्यादा होता है, फिर सेलेनियम का ज़्यादा, फिर टेलीरियम का, और कम होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कम होगा टेलीरियम से, ये भी सही है। थर्ड वाले ऑप्शन में देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दिए, जरा बेटा ये वाला देखो आप, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इनमें लिखा है इंक्रीजिंग आयनिक साइज, ये वाला गलत लिखा है। देखो कैसे, ऑक्सीजन -2 आपने लिया, F-1 ले लिया, Mg+2 ले लिया और Al+3 ले लिया, यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे, क्या Z का वैल्यू बढ़ रहा है, हाँ Z तो बढ़ रहा है। अगर Z बढ़ेगा बताओ साइज का वैल्यू क्या होगा, वो तो डिक्रीज हो जाएगा, साइज का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो इनमें से छोटा कौन होगा, बड़ा कौन होगा, इनमें बड़ा होगा ऑक्सीजन, इनमें छोटा होगा अल्युमिनियम। लेकिन इसने लिखा है जो O2-2 होगा वो छोटा होगा F- से, नहीं O2-2 बड़ा होगा F- से। तो ये वाला जो आंसर लिखा है ये गलत लिखा, और यही इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। और जो इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया नोबल गैस का, ये बिल्कुल सही ऑर्डर दिया है, टेक्स्ट से आप चेक कर लें, लेकिन ये इस क्वेश्चन में हमारा आंसर नहीं है। देखिए आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, इनमें से कौन सा मैच है इनकरेक्ट। पहले देखिए आप, पहले जो आपको जल्दी जल्दी आएंगे, देखिए क्या बेटा, पहला इनकरेक्ट मैच इसमें क्या होगा, देखो क्या बेटा, जो NO होता है, NO एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, ये बात सही है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। अल्युमिनियम Al2O3 होगा बेटा यहाँ पे, तो इसमें C काट देना आप,
यहाँ पे होगा बेटा है Al2O3, ठीक है। तो जो Al2O3 होगा, Al2O3 जो होता है ये कौन सा ऑक्साइड माना जाता है, इट्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सही है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है बेस ऑक्साइड है, वो भी सही है। तो ये तीनों सही दिए है। N2O जो दिया वो दिया है एसिडिक ऑक्साइड, नहीं, ये वाला जो लिखा है बेटा ये गलत है, क्योंकि जो N2 होता है इट इज़ ए न्यूट्रल ऑक्साइड। N2 जो होता है ये कौन सा ऑक्साइड होता है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, बिल्कुल जैसे NO होता है। तो फर्स्ट वाला पार्ट जो दिया है वो बेटा इसका इनकरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ। देखिए मैच द फॉलोइंग, आपको इनको बेटा मैच करना है, ये वाले जो ऑप्शन है इनको आपको मैच करना है। देखो मैच कैसे करोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, अननिल कॉर्डियम, कॉर्ड देखो, कॉर्ड लिखा है, सेप्ट लिखा है, निल लिखा है और बाई लिखा है। और देखिए पहले कॉर्ड किसको बोलेंगे, कॉर्ड तो 4 को बोलेंगे। अगर कॉर्ड बोलेंगे 4 तो 104 किसका एटॉमिक नंबर होता है, 104 होता है रदरफोर्डियम का, विच इज इक्वल टू 104। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है दूसरा, सेप्ट, सेप्ट मीन्स 7, 7 जो होता है वो बोरियम का होता है, वो बनेगा 107। उसके बाद लिखा है दोबारा देखिए आप, अब जरा इस वाले पे देखिए, अनिल बाइयम, ये इजी होगा। बाइयम जो होता है, बाइयम होगा नोबलियम का, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो बाइयम आता है वो नोबलियम का आता है। तो यहाँ पे बाय आएगा तो नोबलियम आएगा 102, आएगा कि नहीं। तो फिर जो इसमें एक बच गया थर्ड वाला पार्ट, अननिल अनईएम, ये जो आएगा वो आएगा किसका, डर्मेस्टेमडियर का, इसका वैल्यू आएगा। तो अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शंस में देखो आप क्या, पहले ऑप्शन में लिखा है ए को सेकंड आएगा, ए को आएगा सेकंड, वो गलत लिखा है क्योंकि ए को थर्ड आएगा, जो ए को आएगा वो आएगा थर्ड, ए को थर्ड आएगा, और बी को आएगा 1, बी को आएगा 1, और सी को क्या आना चाहिए, सी को आएगा 4, सी को आएगा 4, और जी वाला होगा डी, डी को क्या आएगा बेटा, डी को आएगा सेकंड, वेट करो बेटा, सी को और डी को क्या आएगा, डी को आएगा सेकंड, ये इसको आएगा और डी को आएगा सेकंड। तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आएगा बेटा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉन मेटलिक कैरेक्टर इज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या लिखा है, तो ये सारा जो ऑर्डर लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखो सबसे ज्यादा नॉन मेटलिक कैरेक्टर किसका है, सबसे ज्यादा नॉन मेटलिक कैरेक्टर है, आप देखो इन सब ऑप्शंस में एक फ्लोरीन दिख रहा है, तो फ्लोरीन का नॉन मेटलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन जो नॉन मेटलिक कैरेक्टर होगा या तो थर्ड ऑप्शन आएगा या तो 4 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लोरीन नाइट्रोजन, फ्लोरीन नाइट्रोजन कार्बन, लेकिन यहाँ पे बोरान लिखा है फिर सिलिकॉन लिखा है। बोरान एक नॉन मेटल ज्यादा होता है देन सिलिकॉन, बिकॉज सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो थर्ड जाएगा। बिल्कुल आसान है। आप देखिए क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ऑप्शन में देखना है कि इसमें भी फ्लोरीन है, इसमें भी फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका नॉन मेटलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, तो फ्लोरीन का नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा है। फिर नाइट्रोजन कार्बन तो सेम ही है, लेकिन बोरान सिलिकॉन में पहले बोरान आएगा बाद में आएगा सिलिकॉन, तो ये बनेगा इसका आंसर। देखिए क्या लिखा है, विच एम द फॉलोइंग इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इनमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन नहीं है। देखो बेटा क्या लिखा है, क्या ये वाला रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है रुबीडियम, रुबीडियम होता है ग्रुप 1 का एलिमेंट, तो ये तो रिप्रेजेंटेटिव है। इंडियम होता है बेटा ग्रुप 13 का पी ब्लॉक एलिमेंट, वो रिप्रेजेंटेटिव है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का ही नाम है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव है, ये भी है। आयरन जो होता है, आयरन किस ब्लॉक का होता है, ये डी ब्लॉक का होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता है, यही इसका आंसर आएगा। और टेलीरियम जो होता है वो ग्रुप 16 का मेंबर होता है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, और ये भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। इसमें कौन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स से, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जनरल, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या बनेगा, ND, तो ये वाला बनेगा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ये वाला है N-1D 1 to N-1 आएगा, पेनल्टीमेट शेल जो होगा उसके D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, और NS होगा 0 to 2। अब कुछ बुक्स में लिखा होता है NS is 1 to 2, टेक्स्ट में पूरा लिखा है कि इट इज 0 to। अब 0 to क्यों होगा, एक एलिमेंट है प्लैटियम जिसका एटॉमिक नंबर है 46, उसके वैलेंस शेल वाला जो S होता है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो वहां से ये 0 to 2 आ जाता है, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका डिस्कशन। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।